प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं समीम अंसारी, पीजीटी अर्थशास्त्र, जवाहर नवोदय विद्यालय गुस्कानी, रोहतक। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले एक बार इस पर नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। निर्धनता का अर्थ, निर्धनता के प्रकार, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता, निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, निर्धनता और इसका आकलन किस प्रकार किया जाता है, निर्धनता और असुरक्षित समूह, निर्धनता और अंतर्राज्यीय असमानताएं, निर्धनता का वैश्विक परिदृश्य क्या है, निर्धनता के कारण क्या हैं और निर्धनता के उपाय क्या हैं, निर्धनता निरोधी उपाय। तो ये आपके इस चैप्टर में है सब टॉपिक। तो इससे पहले कि हम पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप निर्धनता से या निर्धन किसे कहते हैं? तो निश्चित रूप से आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा कि जो व्यक्ति जिसको खाना सही समय से नहीं मिलता, या जो व्यक्ति जिसको शिक्षा ना मिले, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, जिसके पास प्रॉपर डाइट नहीं उसको मिलती हो, या फिर उसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती। तो अलग अलग आप सभी के आंसर होंगे। तो बिल्कुल सही है ये बात। निर्धनता से अभिप्राय जब कोई व्यक्ति अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, उनको पूरा नहीं कर सकता या उनको पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसको हम निर्धन या निर्धनता से कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे होंगे, निर्धन कोई भी हो सकता है। वो आपके एक ढाबे पे काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, बाल श्रमिक, या आप फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्तियों को देख सकते हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है या कि खाने के लिए इनके पास भोजन नहीं है। आप एक घर में रहने वाले इन बहुत सारे व्यक्तियों को देख सकते हैं जिनके पास रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। निर्धन कोई भिखारी हो सकता है, कोई कृषक मजदूर हो सकता है, या कोई जो आपके बिल्डिंग बनाते हैं शहर में, वो कोई एक मजदूर हो सकता है। तो निर्धन कोई भी हो सकता है और ये आपके आसपास ही आप देख सकते हैं। अब अर्थशास्त्र में एक निर्धनता की एक निश्चित परिभाषा है। आप सभी ने जैसे बताया था कि जो किसी को भोजन ना मिले, वस्त्र, आवास, शिक्षा, ये अगर किसी को नहीं मिलता या किसी को काम ना मिले, बेरोजगार है वो व्यक्ति, तो उसे निर्धन कहते हैं। तो सही है। और इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं निर्धनता क्या है। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। पॉवर्टी इज इनेबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जिनके बिना हमारा जीवन हम जी नहीं सकते, जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल हैं। तो ये आवश्यकताएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं मिल रही तो वो निर्धन होगा। निर्धनता के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता क्या है? सापेक्ष का अर्थ है बच्चों तुलना करना। जब हम विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों के मध्य पाई जाने वाली निर्धनता के साथ तुलना करते हैं तो हम उसे सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई समूह जिसके पास अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं पूरा नहीं कर रहा है, और उसकी तुलना में कोई ऐसा समूह या ऐसा व्यक्ति है जो उससे ऊपर है, जो वो आसानी से जीवन निर्वाह कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये समूह दूसरे समूह की तुलना में सापेक्ष निर्धन है। निरपेक्ष निर्धनता क्या है? निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, निर्धनता रेखा से हम देख सकते हैं कि भारत में 2001 के जो आंकड़े हैं, जनगणना थी, उसके अनुसार लगभग 26% लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे, और 2011-12 में लगभग 22% लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तो निरपेक्ष निर्धनता के बारे में हम आगे आपका जो चैप्टर है उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपके पास राम शरण का एक चित्र आपको नज़र आ रहा है।
ये रामशरण का परिवार है और ये रामशरण की कहानी है। जो शहर में रहता है, झारखंड के पास रांची के शहर में रहता है ये। इसका अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो प्यारे बच्चों, ये जो रामशरण है ये 1500 रुपये महीना कमाता है और इसके परिवार में 6 सदस्य हैं। 6 सदस्यों में इसकी वाइफ भी काम करती है नौकरानी के रूप में। इसका बेटा भी एक चाय की दुकान पे लगा हुआ है। ये इतना ही कमा पाते हैं कि इनको पर्याप्त भोजन मिल पाए। तो ये शहर का एक मामला है। और कभी ये नए कपड़े नहीं खरीदते क्योंकि इनकी नए कपड़े खरीदने के लिए ये असमर्थ हैं, इतना पैसा इनके पास नहीं है। ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता है, ना ही कभी ये अगर बीमार पड़ जाते हैं तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं पर, अपनी बीमारी पर खर्च कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमने निर्धनता की परिभाषा में पढ़ी, वो सारी चीज़ें जो इनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ये पूरी करने में असमर्थ है। आपको जानकर हैरानी होगी बच्चों, अगर ये जूते खरीदते हैं नए, तो जूते खरीदना इनके लिए विलासिता की वस्तु है। तो निर्धनता आप देख सकते हैं, मतलब किस प्रकार का असहाय जीवन व्यक्ति को व्यतीत करना पड़ता है। ये एक गांव के व्यक्ति की कहानी है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास का गांव में रहता है। लखा सिंह इसका नाम है और ये पूरे दिन मेहनत करता है तो इसको 50 रुपये मिलते हैं। साल में पूरे 12 महीने इसको काम भी नहीं मिलता और कुछ महीने बेरोजगार भी रहता है। कभी ये स्कूल नहीं गया और मुश्किल से ही अपने परिवार के लिए भोजन जुटा पाता है। और अगर इस कहानी में अगर हम देखें तो जो लखा सिंह है, तेल और साबुन खरीदना इस लखा सिंह के लिए विलासिता की वस्तु है। तो हमने शहर का और गांव के दो मामले देखे। मामला चाहे शहर का है चाहे गांव का है, निर्धन व्यक्ति अपने लिए वो सभी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित स्थान, पेयजल आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो ये चाहे ग्रामीण निर्धनता है चाहे शहरी निर्धनता है, उस व्यक्ति को असहाय जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। तो ये हमने निर्धनता के 2 मामले पढ़े, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। इनके लिए जूते, कपड़े, साबुन और तेल खरीदना भी एक विलासिता की वस्तु है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि निर्धन व्यक्ति को किस तरह से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। हमने देखा कि निर्धन व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को आय और उपभोग के अलावा बहुत सारे ऐसे सूचक हैं, ऐसे पैमाने हैं जिनसे वो उसको देखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम उस व्यक्ति को भी निर्धन कहेंगे जिनको ये चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती। तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण प्रतिरोधी क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसरों में कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, ये सारे पैमाने हैं जिनके आधार पर सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को देखते हैं। कौन कौन से हैं? साक्षरता स्तर यानी कि शिक्षा और जो पौष्टिक भोजन है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और रोजगार के अवसर हैं, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता। तो ये चीज़ें भी निर्धनता को विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सामाजिक वैज्ञानिक केवल आय को नहीं देखते और उपभोग को नहीं देखते कि उसको भोजन मिल रहा है तो वो निर्धन नहीं है। इसके साथ साथ उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ उसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का माहौल मिलना चाहिए, तभी उसको हम निर्धनता से ऊपर मानेंगे। निर्धनता का विश्लेषण करने के लिए सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा ये एक उनका माप है। हम जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो निर्धनता का अध्ययन इन 2 संदर्भ में भी करते हैं, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा। तो सामाजिक अपवर्जन क्या है बच्चों? सामाजिक अपवर्जन से अभिप्राय है कि जिन सुविधाओं, लाभों और अवसरों को
आम व्यक्ति जो निर्धन नहीं है आसानी से उपलब्ध होता है उनको, तो निर्धनों को वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति निर्धन है वो बहुत सारी ऐसी सुविधाओं, लाभ और अवसरों से वंचित रह जाता है जिसको समाज का अन्य वर्ग जो निर्धन नहीं है आसानी से उनके लिए उपलब्ध होते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो निर्धन व्यक्ति है वो बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, पार्क में आदि में उनको जाने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्धन है, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, उसके पास पैसा नहीं है। तो अपवर्जन का मतलब है उसको शामिल ना करना। तो इसको कहते हैं सामाजिक अपवर्जन। और भारत में आपने देखा होगा कुछ जाति प्रथा, जाति व्यवस्था ही इस प्रकार की है कि हमारे बहुत सारे जो निर्धन व्यक्ति हैं, विशेष जाति के हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी जगह जाने से रोक दिया जाता है। आगे है असुरक्षा। निर्धनता को मापने का या निर्धनता को अध्ययन करने का एक और वो है असुरक्षा। वैसे तो हम जब भी हमारा कभी बुरा समय आता है, कोई बाढ़, भूकंप या नौकरी में उपलब्धता में कमी आती है, तो सभी प्रभावित होते हैं। लेकिन जो निर्धन व्यक्ति है वो बाकियों की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो असुरक्षा की जो भावना है, असुरक्षा की जो संभावना है, वो निर्धनों के लिए ज़्यादा बनी रहती है भविष्य में भी। अगर कोई हमारे पास कोई बुरा समय आता है तो निर्धन व्यक्ति ज़्यादा असुरक्षित है। अब बात करते हैं हम निर्धनता रेखा की। भारत में मैंने अभी बताया था कि दो तरह की निर्धनता है, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है कि आपकी कंट्री में, आपके देश में कितने व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे हैं, जो कि निर्धनता रेखा के द्वारा ही पता किया जा सकता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैलोरी आवश्यकताओं के आधारित प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर किया जाता है। अर्थात कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जो कीमतें हैं, जितनी उसको ज़रूरत है खाने की, उन वस्तुओं से गुणा कर दिया जाता है। तो इस आधार पर हम भारत में जो है निर्धनता रेखा का आकलन करते हैं। अब आप देखेंगे विभिन्न काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो जाती है। अब ये एक क्वेश्चन भी है ये कि काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा अलग अलग कैसे हो सकती है। काल का मतलब है समय। आपने देखा है कि कुछ दशक पहले तक उस निर्धनता में हम केवल उसको ही मानते थे जिसको भोजन, वस्त्र और आवास, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज वैश्वीकरण का युग है। आज हम 21वीं सदी में केवल भोजन, वस्त्र और आवास मिलने पर ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति निर्धन नहीं है। तो निर्धनता की परिभाषा बच्चों आज बदल चुकी है। आज उसको भोजन, वस्त्र, आवास के अलावा उसको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता आदि सभी जो चीज़ें हैं वो भी उसको मिलनी चाहिए। और काल के स्थान के अनुसार भी निर्धनता रेखा भिन्न हो जाती है। स्थान कैसे? अब अमेरिका में है तो अमेरिका में जो व्यक्ति है जिसके पास कार नहीं है उस व्यक्ति को निर्धन मानते हैं। लेकिन भारत में ये पैमाना नहीं है। भारत में आज भी कार रखना विलासिता की वस्तु है। तो अमेरिका में निर्धनता रेखा अलग है और भारत में निर्धनता रेखा अलग है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो निर्धनता रेखा का निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि वो हम करते हैं कैलोरी आवश्यकता के आधार पर। अब कैलोरी आवश्यकता जो है वो आयु, लिंग और काम की प्रकृति के आधार पर बदलती रहती हैं। अब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, जिस आधार पर उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और शहर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको मानसिक जो काम है वो ज़्यादा करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में, तो उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में
2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है। अगर हम इन कैलोरी आवश्यकताओं को मौद्रिक उसमें देखें तो 2011-12 के अनुसार भारत में जो निर्धनता रेखा का जो आकलन किया गया और उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया, जो पैमाना रखा गया, वो रखा गया 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में रखा गया 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। ये आपका जो है वो अगर आप ध्यान से देखें ये प्रति व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति अगर एक माह में शहर में 1000 रुपये उसको अपने उपभोग पर खर्च कर रहा है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में वो है 816 रुपये प्रति व्यक्ति। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैलोरी है वो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को तो 2400 कैलोरी चाहिए प्रतिदिन, और नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए। लेकिन जब मौद्रिक पैसे की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है वो है कम 816 रुपये ही है, और शहरी क्षेत्र के लिए वो 1000 रुपये है। ऐसा क्यों? तो इसका जो कारण है वो है कीमतों में वृद्धि। शहर में थोड़ी सी चीज़ आपको महंगी मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो सस्ती उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए ये अंतर है। निर्धनता रेखा का आकलन जो है बच्चों वो हमारे देश की एक संस्था है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन प्रतिदर्श है। ये हर 5 वर्ष में ये जनगणना की जाती है। तो भारत में निर्धनता का जो अनुपात है वो 1993-94 में 45% था, 2011-12 में लगभग 22% है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इस टेबल में आप भारत में निर्धनों की संख्या और जनसंख्या दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों का वो अनुपात दिखाया है। भारत में जो निर्धनता अनुपात है 1993-94 में वो कुल जो अनुपात है वो 45% था, यानी कि इतने लोग हमारी गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। 2011-12 में ये 22% है, और वर्तमान में जो लेटेस्ट जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार वैसे तो होगा 2021 में जो जनगणना होगी उसके अनुसार आएगा, लेकिन वर्तमान में लगभग हमारे पास 18% के आसपास जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे है। ग्रामीण और शहरी निर्धनता दोनों के बारे में इसमें बताया गया है, और जनसंख्या भी आप देख सकते हैं। तो हमारी जनसंख्या जो है वो मिलियन में है, 270 मिलियन के आसपास। असुरक्षित समूह, हमारे समाज में भारत में जो निर्धनता है वो सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। भारत में जो निर्धनता है वो सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। ज़्यादातर निर्धनता जो, पहले हम सामाजिक समूह की बात करते हैं, ज़्यादातर जो निर्धनता है वो सामाजिक समूह कौन से हैं? वे सामाजिक समूह कौन से हैं जिनमें ज़्यादातर निर्धनता है और वो सर्वाधिक असुरक्षित हैं? वो हैं हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार, यानी कि SC और ST के परिवार। आर्थिक समूहों में अगर है तो वो है ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार, यानी कि गांव में जो खेती करते हैं और उनके पास भूमि नहीं है, वो परिवार ज़्यादा असुरक्षित हैं। और शहर में अगर हम बात करें तो मजदूरी जो करते हैं और अनियत मजदूर परिवार, यानी कि उनको कभी कभी काम मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। तो ये जो परिवार हैं आर्थिक समूहों में और सामाजिक समूहों में वो निर्धनता के प्रति ज़्यादा असुरक्षित हैं। अगर सबसे ज़्यादा जो निर्धनता है वो इनमें है। और अगर कोई व्यक्ति सामाजिक समूह में भी है और आर्थिक समूह में भी है, यानी कि अगर वो अनुसूचित जाति का है और अनुसूचित जनजाति का है और साथ में वो आर्थिक समूह में भी आता है, चाहे वो शहर में मजदूरी का काम करता है चाहे गांव में खेती का काम करता है,
तो ये हमारी दोहरी असुविधा की समस्या को दर्शाता है। शिवरमण की कहानी कुछ इसी प्रकार है। ये अगर आप देखें कि शिवरमण जो है वो उस सामाजिक समूह से आता है जो ज़्यादा असुरक्षित है निर्धनता के प्रति। इसके परिवार में बच्चों 8 सदस्य हैं और 8 सदस्यों के लिए ये जो काम करता है घर में मजदूरी का, उसमें 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसको पैसा मिलता है। इसके घर में 4 बच्चे हैं, पत्नी है, एक बहन है, इसकी माता है। उन सभी के लिए ये इसका मतलब इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये उन सभी की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। कोई भी बच्चा इसका स्कूल नहीं जाता और वही सारी बातें जो हमने निर्धनता के शहरी और ग्रामीण मामलों में पढ़ी है। तो ये असहाय जीवन व्यतीत करता है, मुश्किल से ही अपने पूरे परिवार के लिए ये रोटी का प्रबंध कर पाता है। अंतर्राज्यीय असमानताएं। अब भारत में निर्धनता का एक और पहलू है या आयाम है। सभी राज्यों में निर्धनता एक समान नहीं है। ये चित्र आप देख रहे होंगे 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार है और इसमें जो अगर आप देखें इसमें जो चित्र है वो 2000 तक का ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो निर्धनता है वो उड़ीसा में है इस चित्र के अनुसार। इसका जो सोर्स है वो इकोनॉमिक सर्वे 2001-2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। तो ये ऑथेंटिक होता है, इस तरह का जो भी डाटा होता है वो सर्वे करके कलेक्ट किया होता है। 2011-12 का चित्र नहीं है ये। 11-12 के अनुसार जो सर्वाधिक निर्धनता है वो बिहार में है। इस चित्र के अनुसार सर्वाधिक निर्धनता उड़ीसा में है और अभी भी जो सर्वाधिक निर्धनता है वो बिहार और उड़ीसा में है। सबसे कम निर्धनता वाले जो राज्य हैं वो पंजाब, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये सबसे कम निर्धनता वाले राज्य हैं। वैश्विक निर्धनता की बात करते हैं हम। तो वैश्विक निर्धनता में जो आपके पाठ में दिया गया है, इसमें विश्व बैंक की एक परिभाषा है। विश्व बैंक ने किस व्यक्ति को निर्धन माना है? विश्व बैंक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति $1.9 अगर वो प्रति व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए खर्च करता है तो वो निर्धन नहीं है। $1.9 से कम अगर जीवन निर्वाह के लिए खर्च करता है, यानी कि उसके पास इतना $1.9 नहीं है, तो उस व्यक्ति को उसने निर्धन माना है। 1990 में अगर हम देखें वैश्विक निर्धनता अनुपात 35% था। 2013 में ये कम होकर 10.68% हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे विश्व में जो निर्धनता अनुपात है वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि गिरावट कहाँ आई है तो वो चीन है। चाइना में 1981 में ये अनुपात 88.3% था। तो चाइना की पॉलिसीज इस तरह से रही हैं जिसके कारण से 2013 में यह अनुपात 1.9% ही रह गया है। और विश्व के जो अन्य देश हैं जिनमें भारत भी शामिल है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सभी देशों में भी जो निर्धनता का अनुपात है वो बहुत कम हुआ है, उसमें भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो भारत में भी आपने देखा कि 1993 में अगर हम पिछली टेबल को याद करें 93-94 में जो ये अनुपात था वो 45% था। इसका मतलब है 100 में से 45 व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे। और वर्तमान में अगर हम देखें तो हमने भी बहुत उन्नति की है और इस अनुपात में काफ़ी गिरावट आई है। वर्तमान में जो ये है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार है वो 22% है और लेटेस्ट अगर बात करें 2020 चल रही है तो फिलहाल लगभग 18% के आसपास निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तो ये आप ग्राफ है जिसमें देख सकते हैं चाइना ने जो है वो बहुत ज़्यादा गिरावट की है और अन्य जो कंट्रीज़ हैं उसमें उनका भी आप ग्राफ देख सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है निर्धनता के कारण क्या हैं।
निर्धनता के कारणों को पहले हम एक वन बाय वन जो इसमें पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। निर्धनता के निम्नलिखित कारण रहे हैं भारत में। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। पहले हम इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर ये वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पारंपरिक हस्तशिल्पकारी का नष्ट होना, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, ज्ञान और कौशल का अभाव, औद्योगिकरण, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, कृषि का पिछड़ापन, कीमतों में वृद्धि या मुद्रास्फीति की ऊंची दर, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, गरीबी का दुष्चक्र, अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, अत्यधिक ऋणग्रस्तता। तो ये आपका निर्धनता के विभिन्न कारण हैं, जो आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है। और इसमें अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये निर्धनता के कारण है। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। तो प्यार तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और गरीबी हमें विरासत में मिली, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तो उन्होंने भारत से वो कच्चा माल निर्यात करते थे और जो तैयार माल है वो यहाँ बेचते थे। उन्होंने यहाँ विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई भी उद्योग यहाँ पर विकसित नहीं किया, कृषि को भी उन्होंने विकसित नहीं किया। कृषि में भी उन्होंने केवल नील की खेती की, चाय की खेती की। इस प्रकार से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान ही जो हमारी आर्थिक विकास की दर थी वो बहुत धीमी थी, जिसके कारण से हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला। और जो हमारे भारत के भी सूती वस्त्र उद्योग थे वो भी हमारे यहाँ नष्ट हो गए। इस कारण से भी निर्धनता जो है उसी समय से चली आ रही है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। भारत में जो भूमि है और संपत्ति है उसका जो वितरण है वो असमान है। तो ये भी हमारे पास निर्धनता का एक कारण रहा है। अब भारत में बात करें तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो लगभग 45% योगदान है वो 20 लोगों का ही है, यानी कि 20% लोगों का है। 100 में से 20 लोग हैं तो उनका योगदान इतना है। तो आधी राष्ट्रीय आय में 20% लोगों का हिस्सा है। तो ये भी एक निर्धनता का कारण है। और जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आपने देखा कि हमारे पास जो बिचौलिए थे और भूमि का जो अलग अलग सिस्टम था, जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, अलग अलग जो सिस्टम थे वो सब के सब शोषणकारी थे, जिसके कारण से किसानों का जो है विकास नहीं हो सका। ज्ञान और कौशल का अभाव। आज भी हमारी जो साक्षरता दर है, जो बहुत सारे सामाजिक समूह हैं उनमें निरक्षरता है, साक्षरता इतनी नहीं है। अगर हम देखें तो पूरे भारत की ही साक्षरता दर 85% है। अभी भी हम 100% पर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके कारण से हम उनको अच्छा काम नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिल पाता। औद्योगिकरण या वैश्वीकरण। आज जो है वो मशीनी युग है, आज वैश्वीकरण का युग है, पूरा विश्व एक हो गया है। हम जिसके कारण से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है हजारों व्यक्तियों का काम एक मशीन कर देती है, जिसके कारण से लोगों को काम नहीं मिल पाता। और एक समस्या जो हम फेस कर रहे हैं आज के समय में वो है जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ विदाउट जॉब। हमारे पास रोजगार जो है वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं और ग्रोथ हो रही है। तो उसका बहुत बड़ी समस्या ये हमारे आने वाले समय में हमारे पास हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। गरीबी का, निर्धनता का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, हमसे आगे चाइना है। तो लगभग 2000 अगर 12 के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो हमारी जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के आसपास। और वर्तमान में जब 2021 में जनगणना होगी तो जो एनजीओ अभी फिलहाल हमारे पास डाटा है वो जनसंख्या हमारी लगभग आज के समय में 135 करोड़ है। इतने हमारे पास संसाधन नहीं है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो भरण पोषण है और संसाधनों के अभाव के कारण भी हमारे पास गरीबी है।
बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है और निर्धनता का संबंध बेरोजगारी से प्रत्यक्ष है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा तो निश्चित रूप से बच्चों वो अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होगा। तो ये भी एक कारण है। प्राकृतिक संसाधनों का अल्प प्रयोग, भारत की जो तकनीक है उसका जो स्तर है वो निम्न है, हम पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा है, खनिज पदार्थ, जल, इनका हम उचित प्रयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण से लोगों को जो सुविधाएं हैं उतनी हम नहीं दे पाते। आगे है तकनीकी का निम्न स्तर। आप सभी को पता है तो हमारे पास जो तकनीक है वो पुरानी है, उसका जो स्तर है वो नीचा है, निम्न है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दूं तो बिजली जब उत्पादन करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है, उसमें एक शब्द आता है बच्चों, PLF, प्लांट लोड फैक्टर। इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ संक्षिप्त में। जब हम बिजली उत्पादन करते हैं तो भारत में जो प्लांट लोड फैक्टर है वो 60% है। इसका अर्थ है कि जब हम बिजली का उत्पादन करते हैं तो हमारी 40% बिजली वेस्ट हो जाती है, हम केवल 60% बिजली ही उत्पादन कर पाते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज है उनमें जो ये PLF है वो लगभग 80%, 90% है। यानी कि तकनीक के अभाव के कारण जो आपका हमारे पास जो निर्धनता है वो भी टेक्नोलॉजी के कारण भी है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती तो हम संसाधनों का उचित प्रयोग करके सुविधाएं दे सकते हैं। कीमतों में वृद्धि निर्धनता का एक कारण है। हमारे पास अगर पैसे भी होंगे लेकिन कीमतें ज़्यादा होंगी तो हम उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। तो जो 26%, 22% निर्धनता रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके पास अगर जितना वो अर्न करते हैं, जितनी उनकी मजदूरी है, उसमें वो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन कीमतों में वृद्धि इतनी ज़्यादा है कि उनसे अपनी वो जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पाते। कृषि का पिछड़ापन, आज हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र में 50% से ज़्यादा लोग कृषि करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से हमारी कृषि पिछड़ी हुई है। प्रति हेक्टेयर उपज हमारी कम है, कृषि में बहुत तरह की बेरोजगारी है, भूमि का वितरण असमान है, मशीनों से ज़्यादा काम होने लगा है। ये सभी कारण हैं जिसके कारण से निर्धनता है। गरीबी का दुष्चक्र, जो व्यक्ति गरीब है और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, निर्धन व्यक्ति और ज़्यादा निर्धन होता जा रहा है, तो उसको अपने घर के काम के लिए ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेके वो ब्याज नहीं भर पाता, ब्याज से और भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहता है, तो उसके चारों तरफ एक दुष्चक्र बन जाता है गरीबी का। बुरी तरह से वो ऋण जाल में फंस जाते हैं लोग, इसलिए भी निर्धनता का एक कारण है ये। और एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, वो सामाजिक कारण। हमारी परंपराएं, पुराने विचार, अज्ञानता और भाग्यवाद के कारण भी भारत में गरीबी है। हमारी सामाजिक परंपराएं ऐसी हैं कि लोगों को, जैसे शादी ब्याह में समाज को देखते हुए, परंपराओं को देखते हुए उधार लेके भी हम जो है वो अपनी परंपराओं को पूरा करते हैं। तो ये जो है शादी वगैरह में या सामाजिक कार्यों में खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है और गरीब व्यक्ति ये सब ऋण लेके करता है, तो ये भी एक कारण है। अब हमारे पास बात आती है निर्धनता निरोधी उपाय कि कौन कौन से उपाय हैं। उन सभी कारणों को जो हमने पीछे पढ़े, अगर हम उसके उपायों की बात करें तो 4 उपायों में हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाए। दूसरी बात, राजकोषीय और कानूनी उपाय के द्वारा हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तीसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण और निर्धनों के लिए गुणवत्ता को बढ़ाएं। और चौथी जो बात है वो है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो सबसे पहले आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, यानी कि आप अपने पास उत्पादन बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को लगाएं ताकि लोगों को रोजगार मिले। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय बढ़े, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़े, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। और राजकोषीय और कानूनी उपाय बहुत ही आसान है। राजकोषीय उपाय से मतलब है जो निर्धन व्यक्ति है उन पर कम कर लगाए जाएं, कम कर लगा के उनको आर्थिक सहायता दी जाए। और कानूनी उपाय से अभिप्राय है मिनिमम वेजेज एक्ट, ऐसे कानून बना दिए जाएं
जिससे लोगों को कम से कम यानी कि उतनी मजदूरी तो ज़रूर मिले जिससे उनका जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके, न्यूनतम आवश्यकता। तो कानून बनाकर भी हम उनसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब बात आती है जनसंख्या का नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, तभी हम निर्धनता को दूर कर पाएंगे। और कृषि का विकास, कीमतों में स्थिरता, बेरोजगारी का उन्मूलन, पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान, निर्धनता को न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान और प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये सभी उपाय हैं जिनसे हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं। और अंत में जो महत्वपूर्ण है वो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों से हम निर्धनता में गिरावट ला पाने में समर्थ हुए हैं। सबसे पहले अगर हम पहले वन बाय वन पढ़ें, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। ये सभी योजनाएं बच्चों आपकी बुक में हैं, आपके चैप्टर में हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। मनरेगा का जो आरंभ है वो 2005 में किया गया, और इसमें जो मेन बात है, सरकार ने कहा कि हम हर व्यक्ति को एक साल में 100 दिन का रोजगार अवश्य उपलब्ध कराएंगे। अगर हम किसी को 100 दिन का रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाते तो उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इससे कुछ हद तक लोगों को रोजगार, अभी भी चल रही है स्कीम और बहुत सारे लोगों को इसमें काम मिल रहा है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये 2004 में स्टार्ट किया गया। इसमें जो अकुशल श्रमिक हैं, जो शारीरिक काम कर सकते हैं, उनके लिए ये योजना रखी गई, और देश के 150 पिछड़े जो जिले हैं, सबसे पिछड़े जिले हैं, उनमें ये लागू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका जो आरंभ है 1993 में हुआ, और इसका जो पर्पज़ है वो था ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षित युवक हैं, शिक्षित युवक वो कोई व्यवसाय स्थापित कर सकें, तो इसके लिए उनको वित्तीय सहायता दी गई। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका जो आरंभ है 1995 में किया गया। इसका भी पर्पज़ है गांव के अंदर जो रोजगार, जो लोग हैं, जो शिक्षित हैं युवक, उनको किस प्रकार से रोजगार दिया जाए, लघु व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाए। इसके अंदर 25 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। आगे है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये भी ग्राम जिसमें लगा है ग्राम, और जिसमें शहर लगा है वो शहर के लिए योजनाएं थी, जिसमें ग्राम लगा होता है वो गांव के लिए थी। इस योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इसके अंतर्गत जो निर्धन परिवार हैं, जो कुटीर उद्योग खोल सकते हैं, उनके लिए बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया गया, ताकि ये, क्योंकि निर्धनता का जो संबंध है वो बेरोजगारी से है। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये सभी कार्यक्रम एक प्रकार से उनको किसी न किसी प्रकार से रोजगार देने के लिए बनाए गए, और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना का आरंभ 2000 में हुआ, और जो इसमें लक्ष्य रखा गया वो प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। यह केंद्र के द्वारा चलाई गई योजना थी। केंद्र ही उसका जो पूरा जो वित्त भार है वो वहन कर रही थी। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना का आरंभ 2000 में, वर्ष 2000 में शुरू किया गया। इसका जो पर्पस था वो ये था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको प्रभावी बनाना, ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको आसानी से जो खाद्य पदार्थ है वो उपलब्ध कराया जा सके, जो अनाज है वो उपलब्ध कराया जा सके सस्ती दरों पर। तो इस योजना में 1 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल आदि जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा था निर्धनता का टॉपिक। तो निर्धनता हमारे लिए एक चुनौती है, और भारत इससे जो है वो जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं या जो निर्धनता निरोधी उपाय हैं वो हमारे कारगर रहे हैं निर्धनता का अनुपात कम करने में। धन्यवाद।